राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम रूसों के सामने इच्छाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने रूसों के जीवन परिचय, उसकी रचनाएं, उसके राजनीतिक विचार, जिसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन किया, साथ ही समझौते के कारण उसकी विशेषताओं व आलोचनाओं की ओर हमने समझने का प्रयास किया। इसके पश्चात आज हम रूसों की जो सामान्य इच्छा है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। रूसों की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में एक है। कई विद्वान इसे बहुत अधिक खतरनाक सिद्धांत मानते हैं, तो कुछ सामान्य इच्छा के सिद्धांत को लोकतंत्र तथा राजनीति दर्शन है उसकी आधारशिला मानते हैं। रूसों का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके अनुसार मनुष्य, जो प्रारंभिक अवस्था थी मनुष्य की आदिम अवस्था, उसमें मनुष्य पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा था। कहने का मतलब है कि रूसों ने सारी अच्छाइयों की ओर इंगित किया है और कहा है कि उसका जीवन पशु जैसा एकांकी जीवन था। साथ में हम कह सकते हैं कि रूसों का जो संपूर्ण दर्शन में जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है उसका इसमें मौलिक योगदान रहा है। अब हम सामान्य इच्छा की ओर देखते हैं तो जो सबसे पहले समझने की बात है कि सामान्य इच्छा क्या है। तो मनुष्य का जीवन वो बताता है कि विवेकशील प्राणी है, किसी न किसी प्रकार के मनुष्य में विचार, आस्थाएं, इच्छाएं उसके हृदय में हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को रूसों ने दो भागों में विभाजित किया है। तो एक तो क्या है, प्रथम यथार्थ इच्छा के रूप में, दूसरा आदर्श इच्छाओं के रूप में। तो मनुष्य के हृदय में जो उत्पन्न होने वाली विचार हैं, इच्छाएं हैं, उनको दो भागों में बांटता है, एक यथार्थ इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा। अब हम यथार्थ इच्छा की ओर देखते हैं तो रूसो कहता है कि यथार्थ इच्छा आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ है। परंतु जो रूसो के द्वारा इनका प्रयोग किया गया है उनका विशेष अर्थों में किया गया है। उसमें ये कहता है कि यथार्थ इच्छा होती है वो स्वार्थ प्रधान होती है। यथार्थ इच्छा संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी और तुच्छ प्रकार की होती है। ठीक है। और जो सेकंड है आदर्श इच्छा, आदर्श इच्छा के लिए वो कहता है कि यह इच्छा मनुष्य में व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। इसमें मनुष्य संपूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार, कार्य करता है। इस प्रकार जो यथार्थ इच्छा थी वो संकुचित है और आदर्श इच्छा है वो व्यापक होती है। अब अगला पॉइंट लेते हैं जो है सामान्य इच्छा। रूसो कहता है कि आदर्श इच्छाओं का योग, जो सबसे पहले थी यथार्थ इच्छा और दूसरी जो थी आदर्श इच्छा, इस आदर्श इच्छाओं के योग को हम
सामान्य इच्छा कहते हैं, क्योंकि यह इच्छा का सबसे श्रेष्ठ भाग होती है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का हित विकास इसमें समाहित होता है, जिसे हम सामान्य इच्छा कहते हैं। सामान्य इच्छा के संबंध में वेबर के अनुसार सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई और व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इसके अलावा भी और भी है विचारक, जैसे बोसांके, ग्रीन। तो बोसांके मैंने भी कहा है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित होता है। ग्रीन ने भी यही बात कही, सामान्य इच्छा और सामान्य हित की सामान्य चेतना है, सामान्य हित की सामान्य चेतना है। अतः हम कहें तो सामान्य इच्छा का कोई सर्वमान्य परिभाषा तो वैसे तो है नहीं, फिर भी इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा होती है वो आदर्श इच्छाओं का एक प्रकार का योग है। अब हम देखते हैं सामान्य इच्छा का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। रूसो कहता है कि हम सबकी इच्छाओं से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। जब कभी भी कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है तो सभी उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, मतलब अपने अपने मत से, अपने अपने विचार से विचार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जो विचारों का आदान प्रदान होता है, संप्रेषण होता है, उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति की जो स्वार्थपरक जो इच्छाएं हैं वो एक दूसरे की इच्छाओं से नष्ट हो जाती है। इस पारस्परिक वाद विवाद से व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और इनकी इच्छा का जो सर्वोत्तम रूप है वो हमारे सामने रह जाता है या दिखाई देता है, वही सामान्य इच्छा है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी समस्या के संबंध में उत्पन्न होती है तो उस समस्या के संबंध में लोग इकट्ठित होकर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ऐसे विचार प्रस्तुत करने से क्या होता है कि जो सर्वश्रेष्ठ विचार है वो रह जाता है या उसे अपना लिया जाता है और जिन विचारों में स्वार्थमयी भावना होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जो सर्वश्रेष्ठ विचार उत्पन्न होता है या रह जाता है वही सामान्य इच्छा है। तो इस प्रकार सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता में जो आता है वो है एकता। तो अब जब किसी भी विचार समस्या के समाधान के लिए सब एक जगह एकत्रित होते हैं तो उनमें एकता तो स्थापित होगी। तो इसलिए इसकी समझ विशेषता में एकता या अखंडता आती है। इसके संबंध में रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा की मुख्य विशेषता एकता या अखंडता है, क्योंकि यह विवेक व बुद्धि पर आधारित होती है। इस प्रकार की इच्छा में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता। यह राष्ट्रचरित्र का निर्माण करती है। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है हस्तांतरित। हस्तांतरित का मतलब है कि इसे स्थानांतरित नहीं किया जाता, दूसरे को नहीं दिया जाता, क्योंकि इसे स्वयं व्यक्ति के द्वारा व्यक्त की जाती है। उसकी आंतरिक भावनाएं हैं, आंतरिक विचार हैं। इस कारण इसमें आत्म विरोध नहीं होता है। यह राष्ट्रचरित्र में एकता उत्पन्न कर उसमें उसे स्थिर बनाए रखती है।
तीसरी जो विशेषता आती है वो अविभाज्य है। इसके अंतर्गत इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, अर्थात संप्रभु से अलग नहीं किया जा सकता है। यह संप्रभु में निहित उसका प्राण होती है। सर्वोच्च व निरंकुश, इस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं था। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाता था और कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता था। किसका? सामान्य इच्छा का। स्थायी, यह स्थायी थी क्योंकि यह मनुष्य के विवेक पर आधारित थी। अगला जो पॉइंट है वो है लोक कल्याणकारी। यह सभी की इच्छाओं का योग होती है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति न होकर संपूर्ण समाज होता है। अगली इसकी विशेषता है विवेक पर आधारित। यह विवेक पर आधारित होती है, इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या भाव नहीं होता है। इस प्रकार आज हमने रूसो की सामान्य इच्छा व उसकी विशेषताओं की ओर अध्ययन किया। इसके पश्चात अगली क्लास में हम सामान्य इच्छा की आलोचनाएं और रूसो व हॉब्स की तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके विचारों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।